सभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। आज होने वाली बैठक में 2500 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। वहीं कानून व्यवस्था पर आज हंगामा हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। 21 से 30 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, जिसमें कुल 7 बैठकें होंगी। आज की बैठक में 2500 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी, जिसमें कानून व्यवस्था पर भी आज बैठक में हंगामा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बम्पर जीत से सरकार बनाने वाली बीजेपी पिछले चुनाव में 14 विधायकों तक ही सिमट गई। क्या इसकी बड़ी वजह आदिवासी चेहरों की कमी थी? बीजेपी में एक धड़े ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। रविवार को बीजेपी के एक कद्दावर आदिवासी नेता के घर गोपनीय बैठक हुई है, जिसमें आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरा तलाशने पर अटकलों का दौर चल पड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तारीख 20 दिसंबर, दिन रविवार, समय रात के 10 बजे, स्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय का घर। बीजेपी के प्रमुख आदिवासी नेता एक घर पहुंचे। मुद्दा था आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाना। 14 बिंदुओं के एजेंडे वाली इस बैठक में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना भी एक मुद्दा था और यहीं से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में खलबली मचना शुरू हो गई। बीजेपी की सत्ता राजनीति से दूर रहे आदिवासी नेता इस बैठक में शामिल हुए, जो अब तक हाशिए पर थे, जिनमें पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार साय, पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर और राम विचार नेताम के साथ कई आदिवासी पूर्व विधायक और समाज प्रमुखों की इस गोपनीय बैठक ने बीजेपी में गुटबाजी को हवा दे दी। इस बैठक में साल 2023 में बीजेपी की सरकार बनाने की चिंता के साथ ही आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के एजेंडे पर चर्चा होने की खबर है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में जो स्थिति बनी है उस पर चिंतित होना स्वाभाविक है। ये जनजाति आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए कौन कौन से विषय थे जिसके कारण हम इतने पीछे हुए हैं। क्या इसमें लीडरशिप का भी एक विषय हो सकता है? समाज नीचे क्या स्थिति में है, उसका चिंतन क्या है, और आने वाले चुनाव में बीजेपी मजबूत हो, उसकी ताकत फिर बढ़े और अगला जो चुनाव है उसमें बीजेपी सत्तारूढ़ हो। ये सोच स्वाभाविक था जो हमारे नेता लोग आए थे, तो इस पर भी विचार हुआ है कि इसके कौन कौन से कारण थे जिससे हम इतने पीछे हो गए थे। बीजेपी के अंदर चल रही आदिवासी नेतृत्व को लेकर हलचल से कांग्रेस की बांछें खिल गई है। अब तक गुटबाजी का दंश झेल रही कांग्रेस इस गोपनीय बैठक को लेकर निशाना साधने से नहीं चूकी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में लगातार आदिवासी नेताओं का शोषण और उनकी अनदेखी की जा रही है। 15 साल सिर्फ वोट लेके राजनीति करते रही है, आदिवासियों का वोट लेके राजनीति करते रही है। इसलिए 29 जो आदिवासी सीट है उसमें 27 हम कांग्रेस के पार्टी के विधायक जीते हैं और 3 सामान्य सीट से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में ये बातें उठ रही है। हालांकि राज्य बनने के बाद ज्यादातर समय बीजेपी आदिवासी अध्यक्ष के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती रही है, लेकिन कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका किसी आदिवासी को नहीं मिला। यही वजह है कि अब बढ़ते दबाव की राजनीति पर बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। कोई चर्चा में क्या निकल के आता, क्या बात होती है, अभी जानकारी में नहीं है। नहीं, कोई विषय चर्चा में कोई चाहता है तो अपने अब वो चर्चा का विषय क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। पूरी जानकारी होगी तो मैं बात करूँ। ये विषय तो आज समाचार पत्रों से पढ़ा हूं, मैं आपके द्वारा भी पूछा गया। मैं पहले यदि सिर्फ मेरे दल के शामिल थे कि कांग्रेस के लोग हैं, किस बैनर तले, किस झंडे तले, किस तरह की चर्चा हुई, ये पता कर लूंगा, तभी मैं अधिकृत बात बोलूंगा उसमें। रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में भी गाहे बिगाहे आदिवासी नेता पार्टी में तूफान खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने पूरी तरह से बीजेपी से मुंह मोड़ लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरगुजा और बस्तर से पार्टी का सफाया हो गया था। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आदिवासी चेहरा विष्णु देवा साय हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद को लेकर आदिवासी धड़ा एक बार फिर एकजुट होकर
पार्टी पर अपना दबाव बनाना चाहता है। आगे वो कितने कामयाब होते हैं देखना दिलचस्प होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। कोरिया के चिरमिरी में लोगों को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है। नगर निगम क्षेत्र में योजना के दूसरे दौर के लिए महापौर कंचन जायसवाल ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर ने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू हुई इस योजना से अब तक 700 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके तहत 84 स्लम क्षेत्रों को कवर किया गया है। कुल 29 क्लस्टरों में मेडिकल टीम ने पहुंचकर अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं सभापति गायत्री बिरहा ने बताया कि इससे जो महिलाएं अपने कामों में व्यस्त रहती हैं, उन्हें भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज हमारे निगम में ये दूसरी बस आई है मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम के नाम से। ये जो हमारा मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया योजना है, उसके तहत एक बस हमारी पहले आ चुकी है जो चिरमिरी के विभिन्न वार्डों में जा रही है, इलाज कर रही है। आज दूसरी बस भी आ गई है, तो हम एक दूसरी बस को भी आज अपने निगम से रवाना कर रहे हैं ताकि हमारे चिरमिरी वासियों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। हमारे चिरमिरी में जितनी स्वास्थ्य की कमी थी, हम इस बस के द्वारा उसको पूरी करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री की बहुत ही अच्छी योजना है, इसका बहुत लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग बहुत ही खुश हैं। आज मैंने खुद बस में चढ़ के बीपी और शुगर चेक कराया है। जैसे तुरंत तत्काल मेरा बीपी शुगर चेक करके रिपोर्ट बताया गया। और लोगों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको जो भी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं, ब्लड टेस्ट है, वो आके कराएं। निःशुल्क दवाइयाँ लें यहाँ से। जो ये हमारे मुख्यमंत्री की ये जो स्कीम है उसका लाभ उठाएं और सभी जितने भी जिनको भी स्वास्थ्य लाभ लेना है वो इस गाड़ी के थ्रू लें। वहीं चिरमिरी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। डीआरएम बिलासपुर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में चिरमिरी बिलासपुर और चिरमिरी रीवा ट्रेन को दोबारा चालू करने की मांग की गई है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष कश्यप के साथ निगम पार्षद सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं 15 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते ट्रेनों को बंद किया गया था, तब से अब तक ये ट्रेनें बंद हैं। हालांकि देश में कई जगह ट्रेनें चालू कर दी गई हैं, लेकिन चिरमिरी से चलने वाली ट्रेनें अभी तक बंद हैं। उसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर सभी कांग्रेस जन मिलकर ज्ञापन सौंपे हैं और कड़े शब्दों में रेल प्रशासन को चेतावनी दिए हैं कि आज से ठीक 15 दिन के पश्चात अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी में विकास योजनाओं और निर्माण के कामों में लेट लतीफी को लेकर पक्ष विपक्ष में टकराव बढ़ता जा रहा है। पिछली नगर सरकार में शुरू हुए विकास के आधा दर्जन प्रोजेक्ट अब तक पूरे नहीं किए जा सके हैं। इसमें अधिकांश प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। अनकंप्लीट प्रोजेक्ट पर सियासत, कौन बन रहा रुकावट, स्मार्ट सिटी की शामत। सिलसिला ये आज का नहीं, बात 3 सालों से चली आ रही है। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के अधिकांश प्रोजेक्ट के डेडलाइन खत्म हो चुके हैं, लेकिन काम अभी भी अधूरे हैं। दरअसल 2017 में जब निगम में बीजेपी की सरकार थी, तब बिलासपुर स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। इसके तहत स्मार्ट रोड, प्लेनेटोरियम, ई लाइब्रेरी, ओवरब्रिज, अमृत मिशन, तालाब सौंदर्यीकरण जैसे प्रोजेक्ट शामिल किए गए। काम शुरू हुआ, लेकिन तब तक निगम में सरकार बदल गई। करीब आधा दर्जन ऐसी योजनाओं का काम अभी भी बाकी है, लेकिन अधिकांश की डेडलाइन ही खत्म हो चुकी है। हाँ, निर्माण कार्य में जो मेनली हमारे निर्माण कार्य हैं, जैसे प्लेनेटोरियम का है, व्यापार विहार स्मार्ट रोड है, बंधुआपारा तालाब है, ये हमारे बड़े बड़े काम हैं। तो इसकी लगातार मेरे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। हर वीक में मैं 2 दिन 3 दिन में खुद जाके इसको विजिट कर रहा हूँ। वर्क का प्रोग्रेस जो है वो तेज़ी आई है उसमें, और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। उधर बीजेपी का आरोप है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के आपसी खींचतान और अफसरों के बेलगाम होने की वजह से शहर का विकास रुक गया है। तो वहीं मेयर रामशरण यादव ने बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। जितने भी जो इस शहर को विशिष्ट पहचान दिलाने वाले काम थे, चाहे वो ई लाइब्रेरी हो, चाहे वो प्लेनेटोरियम हो, चाहे स्मार्ट सड़क हो, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, ये सारे काम जिनसे हमारे अपने एक शहर की
एक विशिष्ट पहचान बनती, वो काम भी इनकी लेट लतीफ़ी के कारण, प्रशासनिक सामंजस्य ना होने के कारण आज सारे प्रभावित हो रहे हैं। अमृत मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना की भी दुर्गति आज इस शहर में दिखाई दे रही है। लगातार 15 साल उन लोगों को जनता ने काम करने का अवसर दिया है। उन लोगों को सब कर लेना चाहिए था, हमारे लिए छोड़ के क्यों गए हैं? अभी 11 महीना हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। और 11 महीने में सबसे ज़्यादा हम लोग उस महामारी को झेल रहे हैं जिसको महामारी बोलते हैं, कोरोना। पक्ष और विपक्ष के भले ही अपने अपने दावे हों, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सालों से लोग अधूरे पड़े कामों के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक डेडलाइन ख़त्म होने पर दूसरा डेडलाइन तय कर दिया जाता है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। गौरेला पेंड्रा मरवाही में मंगलवार को आदमखोर भालू की दहशत छाई रही, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। गौरेला इलाके में भालू ने एक बुजुर्ग पर हमला किया, मुंह नोचकर खा गया। बुजुर्ग के चीखने पर जब लोग इकट्ठा हुए तो भालू भाग गया, लेकिन आगे जाकर वो रास्ते में बैठ गया, जिससे एक बाइक सवार टकरा गया। गनीमत रही कि बाइक सवार भागने में कामयाब रहा, वो इसलिए क्योंकि बाइक में भालू फंस गया। काफ़ी देर बाद फिर इसे भालू को वन अमले ने रेस्क्यू किया। बिलासपुर के कानन पेंडारी ले जाया गया ताकि इस आदमखोर से यहाँ के लोगों को छुटकारा मिल सके। हालांकि भालू को यहाँ छोड़े जाने की बात को रेस्क्यू टीम के अधिकारी बोलने से बचते भी दिखे। तो आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले भालू ने बुजुर्ग पर हमला किया था, उनका मुंह नोचकर खा गया था। उसके बाद भालू बाइक से टकराया और फंस गया, जिसके बाद भालू का रेस्क्यू किया गया। क्या आपने कभी देखा है कि एयरपोर्ट पर धान सुखाया जा रहा हो या मिसाई की जा रही हो? जी हाँ, ये घटना रायगढ़ के एयर स्ट्रिप की है। यहाँ एयरपोर्ट तो नहीं बन पाया, मगर जो हवाई पट्टी बनी है उस पर धान सुखाया जा रहा है। साल 2012 में घरेलू विमान सेवा के लिए इस हवाई पट्टी को चुना गया था, लेकिन योजना ठंडे बस्ते में चली गई और अधिकारियों ने भी रखरखाव पर ध्यान देना बंद कर दिया। जिस हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर्स उतरा करते थे, आज धान सुखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये शराबियों का भी अड्डा बन गया है। यहाँ सुरक्षा के लिए लगाए गए फेंसिंग वायर भी चोरी हो गए। ये जगह तो एयरपोर्ट बनना था, प्रस्तावित भी है, क्या मालूम अब क्यों नहीं बन रहा है। उसके बाद यहाँ जितना शराब पीने वाले हैं, यहाँ पर देख लो, जितना बोतल, शीशी, प्लास्टिक, डिस्पोजल सब यहीं पड़ा हुआ है। ये शराबियों का अड्डा हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग घूमने भी आते हैं, डर से नहीं आते हैं। इतना असमझ, शराब भट्टी नज़दीक में है, जो भी आएगा यहीं पर आ जाएगा, दारू पिएगा, बैठेगा। ये पहरा और देखते रहे, पूरा कचरा होकर रखा है। जितना बाउंड्री था इसका तार सब चोर काट के ले गए, पूरा तार लगी थी, सब तार को पूरा चोर काट के ले गए सब। पहले एयर स्ट्रिप था यहाँ पर, हाँ पूरा बाउंड्री था, इसमें पूरा तार लगा हुआ था, रहता था। उसको सबको पूरा खंभा भी नहीं दिख रहा, सब चुरा चुरा के धीरे ले गए। सरगुजा के कंदनई गांव में ग्रामीणों का कारनामा बिहार के दशरथ मांझी के संघर्ष भरे जीवन से काफी मेल खाता है। दरअसल मैनपाट की तराई में बसे कंदनीय के ग्रामीणों को विकासखंड मुख्यालय कमलेश्वरपुर जाने के लिए 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। सड़क की हालत ऐसी थी कि गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती थी। बरसात के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती थी। गांववासियों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद सरकारी उदासीनता से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने खुद सड़क बनाने का निर्णय लिया और महज 4 महीनों में ही पहाड़ का सीना चीरकर 35 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर कर दिया। जैसे बाजार घाट जाए लाख है तो जैसे रास्ता वास्ता नहीं है, जो बहुत पथरा है, जंगल है, बहुत दूर में जाना पड़ता है। तहसील भी जाना हो, बैंक भी जाना हो, या मार्केट या फिर वो जनपद, तो इनमें जाए वाए बर कोई रास्ते नहीं है। वहीं अब बात करें कोरोना की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1380 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं राजधानी से 178 कोरोना मरीज मिले हैं।
प्रदेश में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों ने घर पर इलाज करवाया। वहीं एक्टिव मरीजों का प्रतिशत गिरकर 6 पर आ गया है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 1380 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर में 178 कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों का प्रतिशत अब कम होता नजर आ रहा है और 2.5 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना काल में अपने शरीर को फिट रखने के लिए बस्तर कलेक्टर और एसपी इन दिनों साइकिल पर घूमते देखे जा रहे हैं। वे शहर की समस्याओं और विकास कार्यों के निरीक्षण के साथ ही साइकिल चलाकर बेहतर स्वास्थ्य का उदाहरण भी दे रहे हैं। दरअसल कोरोना के चलते कई कार्य लंबित हैं, जिन्हें तेजी से पूरा करने सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक झा ने गीदम रोड पर हो रहे सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। साइकिल से पहुंचे कलेक्टर एसपी को देखकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैरान हो गए। वहीं कलेक्टर ने निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। आज शहर के जो विभिन्न निर्माण काम चल रहे हैं उनको समीक्षा करने के लिए साइकिल पे एसपी साहब के साथ हम लोग निकले थे और विशेष रूप से जो दलपत सागर में नाइट चौपाटी का काम कर रहे हैं और जो स्वामी विवेकानंद स्कूल में इंग्लिश मॉडल स्कूल का काम कर रहे हैं और गीदम रोड को लेकर के जो अंतर विभागीय समन्वय के लिए भी सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बिजली विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य सभी विभागों के साथ और सभी संबंधित पार्षदों के साथ हमने आज विस्तृत एक दौरा गीदम रोड का किया है और इसको समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से हम लोग पूरा कर पाएँ, इसी के प्रयास में पूरा जिला प्रशासन लगा। लॉकडाउन के दौरान सरगुजा के साईं हॉस्टल के बंद होने के कारण संभाग के कई गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग तो मिली, लेकिन पैसों के अभाव में सही डाइट नहीं मिलने से वे खुद को अनफिट महसूस कर रहे हैं। दरअसल सरगुजा के बास्केटबॉल खिलाड़ियों का पूरे देश में दबदबा है। 2018 में खिलाड़ियों की टीम जब विदेश में खेलने गई थी तब उसमें संभाग के 5 खिलाड़ी शामिल थे। इनमें कई गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, लेकिन कोरोना काल में घर के सामान्य भोजन और ठीक से नाश्ता नहीं मिलने के कारण अब खिलाड़ी अनफिट महसूस कर रहे हैं। जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण के हॉस्टल रोजाना खिलाड़ियों की डाइट पर 300 रुपए खर्च करते हैं। अब देखना होगा कि साईं हॉस्टल कब खुलेगा और कब इन खिलाड़ियों को सही डाइट मिलेगी। प्रैक्टिस पे बहुत डिफरेंस आ रहा है। जो ऑनलाइन प्रैक्टिस कराया जा रहा है उस पर अच्छे से हो नहीं पाता है और जितना हम वहाँ कर पाते हैं वो हम सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। और जो वहाँ हमको हॉस्टल पे डाइट मिलती थी घर पे उतना प्रोसेस हो नहीं पाता। बॉडी पे बहुत डाइट की वजह से डिफरेंस आई है और प्रैक्टिस करने में भी बहुत मुश्किल होता है डाइट की वजह से। साईं हॉस्टल बंद होने से जो सरगुजा से जुड़े हुए जो खिलाड़ी जो राजनांदगांव साईं हॉस्टल में थे उन्हें स्थानीय स्तर पर बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि साईं का जो स्कीम है जहां बच्चों की जो डाइट है एक स्टैंडर्ड लेवल का है, वो बच्चे अभी गांव में हैं और मुझे लगता है 9 महीना होने जा रहा है और काफ़ी दिनों से यहीं पड़े हुए हैं। तो वो जो खाने का डाइट था और उनको जो परफॉर्मेंस था, तो सभी लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैचेस भी खेल रहे हैं और साथ में भारतीय टीम का प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। तो ये ऐसे स्थिति में उनको इस डाइट पे जो घरेलू डाइट कर रहे हैं उससे उनकी स्टेमिना और खेल परफॉर्मेंस कम होते जा रहा है। सुकमा के गगनपल्ली पंचायत में बिजली का वनवास खत्म हुआ। यहाँ 14 साल बाद बिजली आई। दरअसल 2006 से बिजली बंद हो गई थी, लेकिन नक्सली इलाका होने की वजह से यहाँ बिजली का वनवास जारी रहा। मंत्री कवासी लखमा की कोशिश के बाद एक बार फिर ये इलाका रोशन हो गया है। 14 साल पहले नक्सलियों ने बिजली के खंभे काट दिए थे। सलवा जुडूम और नक्सल की लड़ाई में यहाँ विकास कोसों दूर रहा। स्थानीय निवासी बताते हैं कि चिमनी के सहारे जिंदगी को अब निजात मिली है। सलवा जुडूम से पहले उन्होंने यहाँ बिजली देखी थी। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पंचतत्व में विलीन हो गए। दुर्ग में शिवनाथ एनीकट के पास बने मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके बेटे और दुर्ग से विधायक अरुण वोरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में परिवार के सभी सदस्य और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। बता दें, सोमवार को दिल्ली स्थित एक अस्पताल में मोतीलाल वोरा का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया था, जिन्हें कल श्रद्धांजलि दी गई। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सीएम भूपेश बघेल उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, राज्यपाल अनुसुईया उइके भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। राजकीय शोक के दौरान कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।